स्वागत है स्पिरिट स्टडी चैनल पे। आज हम लोग मैथ का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं। इसके पहले 9 वीडियो कंप्लीट हो चुका है, आप लोग पहले जाकर उसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे 2024 का जो हम लोग सोल्यूशन कर रहे थे, उसी को आगे हम लोग देखते हैं कितने नंबर तक कंप्लीट कर चुके थे। तो इसके पहले हम लोग 76 नंबर तक कंप्लीट कर चुके थे। आज की क्लास में हम लोग 78 नंबर क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए, तो यहाँ पे दो रेखा का समीकरण दिया हुआ है, दोनों रेखा बोला गया है समांतर है। दोनों रेखा क्या है? समांतर है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये हम इसके पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि जब दो रेखा समांतर होता है, जब दो रेखा समांतर होता है तो उसके दीर्घ अनुपात का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। उसके दीर्घ अनुपात का अनुपात जो होता है वो बराबर होता है। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जब रेखा दिया रहता है तो व्यापक रूप, रेखा का व्यापक रूप क्या होता है? किसी भी रेखा का समीकरण जो होता है कार्तीय रूप में, रेखा का समीकरण इक्वेशन ऑफ लाइन कार्तीय रूप में क्या लिखा जाता है? एक्स माइनस एक्स। ये जो रेखा का समीकरण है, इस समीकरण अगर देखा जाए तो ये जो नीचे वाला रहता है, ये ए बी सी जो है, इसी रेखा का क्या होता है? ये दीर्घ अनुपात होता है। क्या होता है? इस रेखा का ये ए बी सी जो होता है दीर्घ अनुपात होता है। तो अगर ए बी सी यहाँ पे दीर्घ अनुपात है तो यहाँ पर बोल सकते हैं इस रेखा का दीर्घ अनुपात ए बी सी है और इस रेखा का दीर्घ अनुपात क्या है? 5, 3, 2 है। तो दोनों का दीर्घ अनुपात का अनुपात क्या होता है? बताए थे कि दो रेखा का दीर्घ अनुपात, जैसे दो रेखा होता है तो उसका दीर्घ अनुपात का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। दीर्घ अनुपात का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं तो यहाँ पर दीर्घ अनुपात का अनुपात, तो पहला रेखा ए बटे कितना हो जाएगा? यहाँ पर A1 के जगह ए है, B1 के जगह यहाँ पर ये A1 A2 A1 B1 C1 है, ये A2 B2 C2 है। तो A बटे 5 हो जाएगा। B1 का मान यहाँ पर B है, बटे में B2 का मान यहाँ पर 3 है तो B बटे 3 हो जाएगा। और यहाँ पर C1 का मान C है और यहाँ पर C2 का मान 2 है तो C बटे 2 हो जाएगा। तो अब इस तरह से आप ऑप्शन मैच कर सकते हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन। अगर यही समांतर नहीं बोल के लंबवत बोलता तो दोनों का दीर्घ अनुपात क्या हो जाता? गुना हो जाता। गुना करके 0 के बराबर कर देते तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाता। गुना करके ये क्या हो जाता है? 0 के बराबर हो जाता है, तो ये ऑप्शन सही हो जाता अगर यहाँ पर लंबवत कर देता तब। ठीक, तो बात समझ में आ गया। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है रेखा का समीकरण और एक समतल का समीकरण दिया हुआ है, और रेखा और समतल एक दूसरे के क्या है। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल के आता है क्या? तो सबसे पहले एक रेखा, जब एक रेखा होता है तो एक रेखा का दीर्घ अनुपात, एक रेखा का दीर्घ अनुपात अगर ए बी सी है, एक रेखा का दीर्घ अनुपात ए बी सी है तथा समतल का, समतल मतलब प्लेन, समतल के अभिलंब होता है, अभिलंब का दीर्घ अनुपात है। समतल के अभिलंब का दीर्घ अनुपात, समतल के अभिलंब का दीर्घ अनुपात का बात करते हैं तो उसको हम मान लेते हैं ए बी सी। ये समतल का दीर्घ अनुपात, समतल का अभिलंब का दीर्घ अनुपात है, ये रेखा का दीर्घ अनुपात है। अब इस बात को ध्यान दें, हम क्या बोलना चाहते हैं कि अगर समतल को यहाँ पर जो रेखा, एक रेखा यहाँ पर छूट गया है, एक रेखा यहाँ पर रेखा छूट गया है, रेखा को हम एल से दर्शाते हैं और समतल को हम किससे दर्शाते हैं? तब पाई से दर्शाते हैं। तो अगर यदि रेखा जो है अगर समांतर होगा किसके? समतल के। रेखा अगर समांतर होगा समतल के तो इस केस में क्या होता है? जब ये समांतर होगा तो ये दोनों का गुणनफल क्या हो जाता है? 0 के बराबर हो जाता है। दोनों के गुणनफल का योग जो होता है वो किसके बराबर होता है? 0 के। ये रेखा और समतल आता है तब ऐसा उल्टा हो जाता है। सिर्फ रेखा के लिए बोलेगा तो अनुपात बराबर होता है, या सिर्फ समतल बोलेगा तो अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं, जब समांतर केस लिख रहे हैं तब, ठीक,
अगर बात करते हैं यही अगर क्या हो जाएगा, अगर लंबवत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लंबवत हो जाएगा, तो इस लंबवत के केस में, लंबवत के केस में जो अनुपात होता है वो बराबर हो जाता है। जब एक रेखा और एक समतल रहता है तब लंबवत के केस में अनुपात बराबर हो जाता है। तो ये रेखा रेखा और किसके लिए, समतल समतल के लिए जो केस होता है इसका ये उल्टा हो जाता है जब एक रेखा एक समतल का बात किया जाता है तब। अब सभी को पता है कि रेखा का जो दीर्घ अनुपात होता है, यही जो नीचे वाला होता है वो रेखा का दीर्घ अनुपात होता है, और समतल के अभिलंब का जो दीर्घ अनुपात होता है, तो जो एक्स वाई जेड के जो गुणांक होता है वही क्या होता है, समतल के रेखा अभिलंब का दीर्घ अनुपात होता है। अब ये दोनों एक दूसरे का समांतर है, तो समांतर केस में क्या होता है, दोनों का गुणनफल 0 के बराबर होता है। यही गलती नहीं कर देना है। यहाँ पर 3 केस बनता है, रेखा रेखा, रेखा रेखा, दूसरा बनता है तल तल, समतल समतल, एक होता है समतल तल। तो ये दोनों केस में समान होता है, ये दोनों केस में क्या होता है, समान होता है, लेकिन यही केस में क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। बस यही ध्यान में रखना है। तो इस तरह से इसका समांतर है तो दोनों का ये गुणनफल, इसके साथ इसका गुणा, इसके साथ इसका गुणा और इसके साथ इसका गुणा का योग जो हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, यही दोनों गुणनफल का 0 के बराबर किया हुआ है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट हो जाएगा। बात क्लियर है? बहुत बड़ा एक बारीकी से समझाया है, ध्यान में सभी को रखना। इतना बारीकी से कभी भी आपको कहीं पर भी डिस्कशन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं, दो मैट्रिक्स एक दूसरे के बराबर दिया हुआ है। तो दो मैट्रिक्स नहीं है, दो का डिटर्मिनांट जो है एक दूसरे के बराबर है। ये मैट्रिक्स नहीं है, ये क्या है, डिटर्मिनांट है। और डिटर्मिनांट एक दूसरे के बराबर दिया हुआ है। तो डिटर्मिनांट सॉल्व करने का तरीका सभी को पता होना चाहिए कि 2 का डिटर्मिनांट बहुत आसान होता है सॉल्व करना, और ये सभी को आना भी चाहिए। डिटर्मिनांट 2 कोटि का डिटर्मिनांट जो होता है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए x में x से गुना होगा, तो इसमें इससे गुना किया जाता है और इसमें इससे गुना किया जाता है। पहले इधर वाला ये गुना किया जाता है, तो x में x से गुना होगा तो x स्क्वायर, और फिर माइनस साइन देके इसका गुना करके यहाँ पर लिखते हैं, तो बराबर कितना हो जाएगा, 36। तो यही इस डिटर्मिनांट का मान होगा। बराबर देकर अब इस डिटर्मिनांट का सॉल्व करेंगे। इसमें इससे गुना होगा तो 6 में 6 से गुना होगा 36, और 18 में 2 से गुना होगा, माइनस साइन देकर लिखना है 36। तो इधर आ गया x स्क्वायर माइनस 36, इधर क्या होगा, 36 में 36 घटेगा 0। एक्स स्क्वायर बराबर कितना बच जाएगा, 36। इधर ये माइनस में इधर आ जाएगा तो प्लस में, तो एक्स बराबर प्लस माइनस रूट अंडर क्या हो जाएगा, 36। रूट जब भी लेते हैं तो दोनों साइन आता है, और इस तरह से प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 1 माइनस साइन 2x का जो मान होता है वो बराबर होता है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स के द होल स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पर माइनस हो जाए या कॉस एक्स माइनस साइन एक्स के स्क्वायर के बराबर होता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। बस यही फार्मूला यूज कर देना है, यही फार्मूला यूज करना है, यही डायरेक्ट फार्मूला हम लोग को यहाँ पे अप्लाई करना है। इंटू डी एक्स है, तो इंटीग्रेशन रूट अंडर क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स के द होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कट जाता है, तो क्या बच जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बच जाएगा इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर साइन का इंटीग्रेशन जो होता है माइनस कॉस एक्स होता है, और माइनस साइन यहाँ पहले से है। कॉस का इंटीग्रेशन जो होता है साइन एक्स होता है, और प्लस में क्या हो जाएगा, अब ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन में ये दोनों जगह माइनस वाला कोई ऑप्शन नहीं है। इस केस में बताए थे कि हम लोग क्या कर सकते हैं। अच्छे, अब यहाँ पे दोनों में से कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। अब देखा जाए, इस बात को ध्यान में रखा जाए कि ये जो बराबर होता है सिर्फ इसी के बराबर नहीं होता है, इसको ऐसे भी लिखेंगे तो सेम ही मान देगा। कॉस एक्स माइनस साइन एक्स भी लिखते हैं तो सेम ही मान देगा, तो इसको हम कॉस एक्स माइनस साइन एक्स भी लिख सकते थे। या तो ये इंटीग्रेशन का मान हो जाएगा, और नहीं तो हम जब ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, जब हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे तो क्या बन जाएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। इसलिए कि स्क्वायर है तो स्क्वायर में ये दोनों मान क्या होगा, समान ही होगा,
इसलिए इसके जगह पर ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये कट जाएगा तो बचेगा ये cos x माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। cos x का इंटीग्रेशन जो होता है ये साइन एक्स हो जाता है और माइनस साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है ये प्लस का हो जाएगा cos x हो जाएगा। इसलिए कि यहाँ माइनस cos x होता है तो हम पहले से माइनस होता है, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो अब आपको ऑप्शन दिख जाएगा कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये भी गलत नहीं है, ये भी सही है और ये भी सही है ऑप्शन, ठीक। तो अगर ये दिया रहेगा तो ये भी टिक करेंगे, ये दिया रहेगा तो ये भी टिक करेंगे, ठीक। इस तरह से इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से एक डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है। अभी डिटरमिनेंट का सॉल्व करने का तरीका तुरंत बताए थे कि इसमें क्या करते, इससे गुना करते और इसमें इससे गुना करते हैं। पहले x में x से ही अगर गुना होता है एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस इसमें x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 से गुना होगा, बराबर क्या है, बराबर में निकालना है कितना आएगा, ठीक है। तो ये मान हम लोग को फाइंड आउट करना है एक्स स्क्वायर। अब यहाँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ए प्लस बी इंटू ए माइनस ए का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिए बराबर एक्स स्क्वायर। अब ये ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाता है। तो ये इससे कैंसल आउट हो गया तो बच क्या गया 1। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन होगा, न कि यहाँ पे बी होगा, ठीक, डी होगा। तो चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82। ये पहला चैप्टर का है जिसमें ये बताया गया था कि अब स्टार का मतलब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए स्टार बी का मतलब दिया हुआ है कि 2a प्लस बी दिया हुआ है, तब इसका मान क्या करना है, ज्ञात करना है। चलिए आते हैं इस क्वेश्चन पे। 2 स्टार 3 स्टार 4 जो पहले ब्रैकेट में दिया हुआ है पहले उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ए के जगह 2 है और बी के जगह 3 है। इसको 2a के रूप में लिखना है, 2 गुने ए का मान कितना है 2 प्लस बी, तो बी का मान कितना है 3, तो प्लस में 3 हो जाएगा। अभी इस स्टार को बचा के रखना है, इसको अभी सॉल्व नहीं कर रहे। तो ये कितना आ जाएगा 2 दूना का 4, 4 3 7, तो 7 स्टार कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब फिर से यही पैटर्न यूज करना है, यही मानना है। अब यही यहाँ पे क्रियाएँ जो दिया है ऑपरेशन जो दिया हुआ है यही अप्लाई करेंगे फिर से। तो अब यहाँ पे ए के जगह कितना है 7 है और बी के जगह है 4, तो क्या हो जाएगा 2 गुने 7 प्लस बी का मान जोड़ देना है, ये 7 दूना का 14, 14 4 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल, अब हम लोग को एक डिटरमिनेंट को क्या करना है, डिटरमिनेंट का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर देख सकते हैं अब डिटरमिनेंट का मान जब सॉल्व करने के लिए दिया हुआ है तो ज़्यादा चांसेस बन जाता है कुछ डिटरमिनेंट का जो मान होगा वो कितना होगा, लगभग चांसेस बनता है कि वो 0 हो जाता है। अब इसको या तो पूरा सॉल्व करें, छोटा मोटा है तो पूरा सॉल्व कर सकते हैं, अगर 12 है तो हम लोग कुछ ऑपरेशन यूज कर सकते हैं, डिटरमिनेंट का कुछ ऑपरेशन। हम चलिए ऑपरेशन यूज करके इसको सॉल्व करते हैं। हम इसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं करते हैं, डायरेक्ट सॉल्व करना आप लोग भी जानते होंगे। हम इसको डायरेक्ट ना सॉल्व करके कुछ ऑपरेशन यूज करते हैं। यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए, अगर इस वाले ये पहला कॉलम है पूरा, ये दूसरा कॉलम है, तो पहला कॉलम में से अगर दूसरे कॉलम को घटाकर और उसको पहले वाला में लिखते हैं तो ये पहला वाला का तीसरे के साथ घटाकर उसको पहले में लिखते हैं, ये दूसरा वाला का बराबर आ जाएगा। हम यहाँ पे एक ऑपरेशन यूज कर रहे हैं और वो ऑपरेशन है C1 को चेंज कर रहे हैं C1 माइनस C3 करके, C1 को चेंज कर रहे हैं C1 माइनस C3 करके। तो यहाँ 1 में से -2 घटेगा,
तो अगर हाँ जो घटाने से तो नहीं होगा, गलत हो जाएगा। घटाने से यहाँ पर कितना 1 आ जाएगा। जोड़ते हैं तो क्या होगा, जोड़ के हम चेक करते हैं जिसको जोड़ते हैं, ठीक है, जिसको जोड़ रहे हैं। तो अगर जोड़ेंगे तो 1 में -2 जोड़ेंगे तो कितना बचेगा, -1। 2 में -3 जोड़ेंगे तो कितना बचेगा, -1। 5 में -9 जोड़ेंगे तो कितना बचेगा, -4। कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, जैसे वैसे लिखाएगा 1 1 4। तीसरा में जैसे वैसे लिखा है, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। डिटर्मिनांट का नियम होता है किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम से कुछ माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहला वाला जो कॉलम है इसमें माइनस साइन सब में दिख रहा है, इसको हम माइनस कॉमन कर लेते हैं। माइनस कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, 1 1 4 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, 1 1 4 है, और यहाँ पर -2 -3, यहाँ पर -9। अब अगर देखते हैं किसी भी डिटर्मिनांट का 2 रो या 2 कॉलम बराबर हो जाता है तो उस डिटर्मिनांट का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसलिए ये जो डिटर्मिनांट है, इस डिटर्मिनांट का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए कि इसका 2 कॉलम जो है बराबर हो गया, और जब बराबर हो जाता है तो उस डिटर्मिनांट का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला भी डिटर्मिनांट ही सॉल्व करना है। डिटर्मिनांट का ज़्यादा ट्राई करें कि हम लोग कोई ना कोई ऑपरेशन लगाकर सॉल्व करें, नहीं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा समय चला जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा समय चला जाएगा। और अब यहाँ पे देखेंगे, जब नहीं समझ में आए कि कौन सा यहाँ पर ऑपरेशन यूज होगा, तो इस केस में ऐसा ही कीजिए कि डायरेक्ट सॉल्व कीजिए। तो डिटर्मिनांट सॉल्व करने का तरीका क्या है कि पहला रो को, कोई एक रो को लेते हैं हम, चलिए चलते हैं पहला रो को ही ले लेते हैं। इसको भी बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे हम लोग ऑपरेशन भी यूज करेंगे तो बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर ऑपरेशन यूज नहीं कर रहे हैं। तो पहला रो को लेते हैं, तो पहला रो को हम 3 है तो 3 ले लिए। उसके बाद क्या करते हैं, जो जिस एलिमेंट को हम लेते हैं वहाँ का आमने सामने का एलिमेंट को हटा देते हैं, तो यही ये वाला एलिमेंट बचता है। इसको सॉल्व करने का तरीका भी थोड़ा देर पहले बताया कि इसमें इससे गुना किया जाता है और इसमें इससे गुना किया जाता है। पहले इस ये दोनों को गुना करके लिखते हैं, तो 1 में 1 से गुना होगा 1, माइनस साइन दिया जाता है, और 3 में -2 से गुना होगा तो -6 होगा। पहले से माइनस है तो यहाँ +6 हो जाएगा। फिर दूसरा एलिमेंट को लेते हैं, तो यहाँ पर ये प्लस साइन होता है, यहाँ पर माइनस साइन होता है, तो इसको माइनस में लिया जाता है। पहले से ये माइनस है, यहाँ माइनस माइनस का हो जाएगा, +4 हो जाएगा। अभी इसके आमने सामने का ये एलिमेंट को हटाएंगे तो ये 4 को बचेगा, ये 4 को। यहाँ पर मैं जहाँ पर कर्सर जा रहे हैं यहाँ पर देखा 1 -1 -2 2 और 1, तो इसमें इससे गुना होगा तो 1 में 1 से गुना होगा तो 1 ही रह जाएगा। और यहाँ पे 2 में -2 से गुना होगा तो -4 होगा, तो यहाँ पर माइनस माइनस का हो जाएगा, +4 हो जाएगा। अब बचा क्या, 5 वाला बच रहा था, 5 यहाँ प्लस में ही लिखा था, 5 प्लस में लिखा जाएगा। अब इसका आमने सामने वाला एलिमेंट ये है तो खत्म हो जाएगा, तो ये चारों बचेगा। ये चारों में इसमें इससे गुना होगा तो 1 में 3 से गुना होगा तो 3 हो जाएगा, और 2 में 1 से गुना होगा तो 2 हो जाएगा। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ पर 3 है तो 3 गुने 1 और 6 जोड़ के कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, प्लस 4 गुने 1 और 4 जोड़ के कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, प्लस 5 गुने 2, 3 में से 2 घटेगा 1 बच जाएगा, ये आ जाएगा 7 3 21, 4 5 20, और ये 5 में 1 से गुना होगा 5 ही रह जाएगा। तो 21 20 41 41 से 5 कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा 46 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये डिटर्मिनांट नहीं है, ये क्या है, मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स का मान पूछा हुआ है। देखिए मैट्रिक्स में जो भी बाहर में एलिमेंट रहता है, तो मैट्रिक्स में जब गुना होता है ना, तो ये सारे एलिमेंट के साथ गुना होता है। मैट्रिक्स का ये प्रॉपर्टीज ही होता है कि जब हम गुना करते हैं जो भी बाहर में एलिमेंट, डिटर्मिनांट और मैट्रिक्स में यही अंतर होता है। डिटर्मिनांट में अगर यहाँ पे 5 दिया रहता ना, तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में सिर्फ गुना कर सकते थे, लेकिन इसमें क्या होता है कि मैट्रिक्स में सभी के साथ गुना होता है। तो 5 में 5 से गुना होगा तो 25, 5 में 6 से गुना होगा तो 30, 5 में 7 से गुना होगा तो 35, 5 में 8 से गुना होगा तो 40। तो ये सभी में गुना होता है। आप ऑप्शन मैच कर सकते हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब ये फंक्शन का एक क्वेश्चन आया हुआ है। अब a टू b एक फलन दिया हुआ है, ये भी चीज़ हम बता चुके हैं। इस फलन में इसको हम लोग प्रांत कहते हैं, इसको हम लोग सहप्रांत कहते हैं इंग्लिश में बोलेंगे तो। अगर हिंदी में बोलेंगे तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहेंगे तो डोमेन और कोडोमेन कहते हैं, हिंदी में प्रांत और सहप्रांत के नाम से जानते हैं। फंक्शन बोला है कि आच्छादक फलन होगा, तो आच्छादक फलन का कंडीशन क्या होता है? आच्छादक अगर हम लोग इसको इंग्लिश में बोलते हैं तो ऑन टू फलन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? ऑन टू फलन के नाम से जानते हैं। आच्छादक फलन का कंडीशन होता है कि जो फलन ऑफ एफ ऑफ ए, ये एफ ऑफ ए किसको दर्शाता है? तो ये रेंज को दर्शाता है। ये किसको दर्शाता है? तो बताया जाता है जब रेंज कोडोमेन के बराबर होता है। एक चीज़ लिखवाए थे, रेंज कोडोमेन के जब बराबर होता है तो वो फलन जो होता है कोडोमेन के बराबर होता है। जब रेंज कोडोमेन के बराबर होता है तो वो फलन कैसा फलन होता है? आच्छादक फलन होता है, ऑन टू फलन होता है। हम लोग कोई भी फलन को रेंज को हम लोग किससे दर्शाते हैं? एफ ऑफ ए से दर्शाते हैं। और कोडोमेन यहाँ पर क्या है? बी है, तो ये बराबर क्या है? बी के हो गया। तो अगर ऐसा होगा तभी जाके ये क्या होता है? आच्छादक फलन होता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी हर एक साल आने वाला क्वेश्चन है, ये हर एक साल आने वाला क्वेश्चन है। इस बात को ध्यान में, इसको रट जाए, कोई भी हो इस क्वेश्चन को पूरी तरह से रट जाए। ये हर एक साल आने वाला क्वेश्चन है, पहले से बार बार बोल रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। ये हर एक साल पूछा जाता है, जिसको कुछ भी नहीं आता है बस इसको रट कर नंबर ला लेना है। तो कोई भी मैट्रिक्स, अगर कोई भी मैट्रिक्स हो ए आई जे एम क्रॉस एन है, तो वह एक वर्ग अभी होगा स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स तभी होता है जब नंबर ऑफ रो बराबर होता है। इसको पहले रो बोलते हैं, इसको रो की संख्या बोलते हैं, इसको कॉलम की संख्या बोलते हैं। ये जो ऑर्डर लिखते हैं मैट्रिक्स का, तो इसको रो होता है, रो का संख्या होता है, ये कॉलम का संख्या होता है। तो नंबर ऑफ रो बराबर होता है नंबर ऑफ कॉलम का, तो उसको हम लोग वर्ग मैट्रिक्स कहते हैं, उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। इसलिए स्क्वायर मैट्रिक्स तभी बनेगा जब यहाँ पर ए बी सी डी, यहाँ पर जो रो की संख्या वो भी 2 गो है, कॉलम की संख्या 2 गो है। अगर यहाँ पे क्या करें, रो की संख्या बढ़ा दे ए बी सी डी ई एफ, तो अब ये क्या वर्ग जैसा दिख रहा है? क्या ये वर्ग जैसा नहीं दिखता है? इसमें रो की संख्या 3 हो गया, कॉलम की संख्या 2 हो गया। तो ऐसा होगा तो ये क्या होगा कि ये वर्ग मैट्रिक्स नहीं होगा। तो वर्ग मैट्रिक्स होने के लिए इस बात को ध्यान में रखिए कि ये दोनों को दोनों क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ रो बराबर होना चाहिए नंबर ऑफ कॉलम के। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे गुना दिया